हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। देखिए आज डेट है 22 मई। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या आर्टिकल्स है हमें डिस्कस करने के लिए। देखिए पहली खबर ये आई है कि अभी एयर सर्विसेज चालू की जा रही है। तो अभी इसमें एयर फेयर जो है वो कैप्ड किया गया है 3 महीनों के लिए। कि कुछ बेसिक क्राइटेरियाज लगा दिए गए हैं कि एक बेसिक प्राइस तो इतना रहेगा और अपर लिमिट भी लगा दी है कि पर्टिकुलर रूट्स के हिसाब से कि इस रूट पे बेसिक प्राइस ये रहेगा और मैक्सिमम प्राइस ये रहेगा। तो इस तरीके से अभी जो एयर सर्विसेज है उसको चालू करने की बात की गई है, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप पुरी सिंह जी, उनके द्वारा। तो ये एक स्टेप अभी लिया गया है। उसमें आरोग्य सेतु ऐप ये सब का भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपको फिजिकल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, जो मास्क वगैरह पहनना है, सैनिटाइज़र की वगैरह यूज़ करना है, उन सब का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर जो देखिए फेस मास्क है, जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो सब करवानी पड़ेगी। और जो वल्नरेबल पीपल है उनको तो एडवाइस किया गया है कि वो ट्रैवल ना ही करें। लेकिन जो जैसे कि एल्डरली होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इसको इस डिज़ीज़ के ज़्यादा प्रोन है वो, ठीक है, तो उनको एक एडवाइजरी दी गई है कि अगर एसेंशियल हो तो ही ट्रैवल करें, ठीक है। और देखिए और आगे क्या बात बताई गई है कि जो अभी एक आंकड़े निकाले गए हैं कि जो इंडिया और चाइनीज़ के बीच में अभी जितने ट्रांसग्रेशन हुए हैं उसमें मोस्ट ऑफ दी जो हुए हैं वो लद्दाख के यहाँ पर हुए हैं। क्योंकि अभी हमने देखा है कि कुछ टाइम पे, 1-2 हफ्ते पहले से इंडिया और चाइना के बीच में जो आप स्किर्मिशेस देख रहे हैं उसमें हमने देखा अभी कि लद्दाख रीजन और जो सिक्किम रीजन है वहाँ पर कैसे जो दोनों ही ट्रूप्स हैं उनके बीच में स्किर्मिशेस देखने को मिली हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको देख के अभी एक आप कह सकते हो कि स्टडी की गई, तो उसमें देखा गया है कि कितने सारे इवेंट्स देखने को मिले हैं और बेसिकली मोस्ट ऑफ द इवेंट्स लद्दाख के आसपास हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ईयर्स 19, 18, 17, 16, 15 इसके इवेंट्स देखे गए हैं। उसमें किस तरीके से इंसिडेंट ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल देखे गए हैं, ठीक है। तो इतने सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं। तो उसकी एक यहाँ पर रिपोर्ट लाई गई है। और देखिए अब यहाँ पे देखिए चाइना हिंडर्ड नॉर्मल पेट्रोलिंग। अभी जैसे कि चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट में डायलॉग दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया जो है वो उनकी टेरिटरी में आप कह सकते हो कि घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इसका भी इंडिया ने आप कह सकते हो इसका खंडन किया है कि इंडिया की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है और इंडिया सिर्फ इंडियन जो टेरिटरी है उसमें ही पेट्रोलिंग कर रहा है, लेकिन चाइना हिंडर कर रहा है जो नॉर्मल पेट्रोलिंग है उसको, ठीक है। तो ये सब इश्यूज अभी देखने को मिल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसमें चाइना अपना एक आप कह सकते हो कि डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जहां वो एक तरफ पूरी वर्ल्ड में आइसोलेट हो चुका है कोविड के मुद्दे पे, वहीं दूसरी तरफ वो रीजनल पावर, अपने रीजनल डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान का सपोर्ट लेता है और हमने देखा गिल्गिस्तान बल्टिस्तान रीजन में वो किस तरीके से पाकिस्तान की डैम बना रहा है। बाइशर डामा जो डैम है, ठीक है, डाइमर बाशा डैम जो बनवा रहा है वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन में। तो इस तरीके से वो पाकिस्तान का भी सपोर्ट कर रहा है और इंडिया में अपनी डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया उसके अगेंस्ट में ना बोले। लेकिन अभी हमने देखा है कि किस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो इंडिया को आप कह सकते हो कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिस में चेयर करने को मौका मिला है, इंडियन इंडियन चेयरमैन जो इंडियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह जी, उनको वहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है। तो इंडिया ने भी जो बाकी जैसे कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान है, आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, इन लोगों ने जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ से डिमांड की है कि एक ओपन प्रोबिंग की जाए कि किस तरीके से ये वायरस स्प्रेड हुआ है, तो इंडिया ने भी उन कंट्रीज़ का सपोर्ट किया है। तो अभी चाइना इस तरीके की गेम खेल रहा है कि कम से कम वो रीजनल लेवल पे कुछ अपना डर दिखा सकें। और यहाँ देखिए साइक्लोन एम्फन की बात की गई है। अभी हमने देखा जो साइक्लोन एम्फन बढ़ रहा था बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ। तो अभी उसने वेस्ट बंगाल को हिट किया है और काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे फ्लडिंग्स जैसे सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी वहाँ पे आप कह सकते हो कि डिस्ट्रक्शन हुआ है। 72 आप कह सकते हो डेथ हो चुकी है वहाँ पर। तो एक काफ़ी बड़ा हादसा देखने को मिला है वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक नया स्कीम लाया गया फार्मर्स के लिए। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं बघेल साहब, ठीक है, तो उन्होंने ये नया स्कीम लेके आया है। इसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने चालू किया। ये बेसिकली हेल्प करेगा जो फार्मर्स हैं उनको, जो शुगर केन फार्मर है उनको देने की बात की गई 13,000 पर एकड़। और जो पैडी फार्मर है जो राइस फार्मिंग करते हैं उनको दिया जाएगा 10,000 पर एकड़, ताकि फार्मर्स को यहाँ पर सपोर्ट मिल सके इस कोविड-19 के दौरान। और बात की है छत्तीसगढ़ की, तो चलिए छत्तीसगढ़ देखते हैं।
ये देखिए ये है मैप में छत्तीसगढ़। कोई भी अगर लोकेशन आती है तो उसको मैप में ज़रूर से एक बार देखना चाहिए, ताकि हमारा जो जोग्राफिकल विजन है वो क्लियर हो सके कि किस तरीके से कौन सी कंट्री या कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेट होता है, उससे काफ़ी एक क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये देखिए ये रहा मैप में छत्तीसगढ़, इसके बॉर्डरिंग या फिर नेबरिंग स्टेट कौन से यहाँ पर मध्य प्रदेश है, देखिए महाराष्ट्र इसको बॉर्डर करता है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पर उड़ीसा है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो तेलंगाना और उड़ीसा है वो बॉर्डर टच नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे मैप्स में गलत दिखाया गया है कि तेलंगाना और उड़ीसा बॉर्डर टच करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बॉर्डर टच नहीं करते हैं, ठीक है। और देखिए छत्तीसगढ़ के बॉर्डरिंग में झारखंड है, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश भी टच कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नेबरिंग स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ की हमने नई स्कीम देखी, न्याय स्कीम, ठीक है, न्याय को आप याद रख सकते हो, ये फार्मर्स के लिए स्कीम निकाली गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। चलिए अभी हमने लद्दाख की बात की थी, तो लद्दाख भी देख लेते हैं। जिस तरीके से अभी देखिए जो पुराना मैप था उसको चेंज करके अभी हमारा कैसा नया मैप बना हुआ है। तो ये देखिए ये लद्दाख वाला रीजन हो गया, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। तो इंडिया और चाइना के बीच बहुत सारा इवेंट्स लद्दाख वाले रीजन के आसपास होता रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू ने कहा है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन है और जो क्लोरोक्विनीन है इनका भी नॉट प्रूवन ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट में इतने यूजफुल नहीं साबित हुए, ऐसा डब्ल्यू का कहना है। तो इस पर आईसीएमआर है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसका कहना है कि अभी इनकी स्टडी पूरी नहीं हुई है, ये रिव्यू करेंगे एविडेंस को। और जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन है और जो क्लोरोक्विनीन है इनका क्या रोल है कोविड-19 में, क्योंकि बहुत सी जगह पे इसको एज अ प्रिवेंशन, जिसको कहा जाता है कि प्रोफैलेक्सिस कहा जाता है। प्रोफैलेक्सिस मतलब वो दवाएं जिनको आप प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सी जगहों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन और क्लोरोक्विनीन को प्रोफैलेक्सिस के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। भारत ने भी बहुत सी कंट्रीज़ को अभी जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन है उसको सप्लाई किया था। हमने नेपाल को तो इसको फ्री में भी एज अ गिफ्ट भी सप्लाई किया है। तो अभी इसका क्या एक्चुअल रोल है वो आईसीएमआर स्टडी नहीं कर सका है, तो अभी इसको स्टडी करेगा, फिर उसके बाद अपनी कॉल रखेगा कि इसका क्या एक्चुअल रोल है। देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि अभी जो रेलवे में बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेनें लाने की बात की जा रही है। और 25 मई से यानी कल ही से जो फ्लाइट्स भी रिज्यूम करने की बात की गई थी, और कल से तो ट्रेन की बुकिंग भी चालू हो गई थी, तो 1 जून से और ट्रेनें लाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ताकि जितने भी फंसे हुए लोग हैं वो सारे के सारे अपने घरों की तरफ आसानी से उनका ट्रैवल आसान हो सके। और यहाँ पर देखिए प्लाज्मा थेरेपी की बात की गई है। अभी जहाँ प्लाज्मा थेरेपी थेरेपी को बहुत से जगह पर नेगलेक्ट किया गया है, और हमारी जो आप कह सकते हो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इसको ऑफिशियली हरी झंडी नहीं दी थी। लेकिन अभी इसके एक पॉजिटिव आउटकम ये देखने को मिल रहा है कि इसमें थोड़े से पॉजिटिव आउटकम्स ये देखने को मिल रहे हैं कि काफ़ी जगह इससे रिकवर हो रहे हैं पेशेंट। देखिए प्लाज्मा थेरेपी क्या है, जैसा कि हमने इसको बहुत ही बार डिस्कस कर लिया है कि प्लाज्मा थेरेपी ये होती है कि हम ब्लड में से, देखिए ब्लड में क्या कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा होता है और बहुत सी चीज़ होती हैं, वाटर होता है। फिर प्लाज्मा में से हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ निकालते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होती है वो प्लाज्मा में पाई जाती है। तो प्लाज्मा में से हम एंटीबॉडीज़ निकाल लेते हैं जो किसी भी वायरस के अगेंस्ट लड़ाई करती है। और कोई पेशेंट है जो रिकवर करके आ चुका है, मतलब उसकी एंटीबॉडीज़ ने उस वायरस को मात दे दी है, ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज़ हम दूसरे पेशेंट के शरीर में डालें, ताकि उसके शरीर में भी ये एंटीबॉडीज़ जाएं और वायरस के अगेंस्ट लड़ाई करके उसको रिकवर कर सकें। तो ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मा थेरेपी में। तो इसका अभी इसका ट्रायल एक्चुअली उतने लार्ज लेवल पे हो नहीं सका था, तो इसलिए ऑफिशियल्स ने इसको डिनाई किया था यूज़ करने को। लेकिन अभी बहुत सी जगह अप्लाई किया गया, उसके पॉजिटिव आउटकम्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए घोस्ट विलेज का एक कंसेप्ट है। घोस्ट विलेज क्या है, देखिए दरअसल अभी इस माइग्रेशन के टाइम पे जहाँ पर अर्बनाइजेशन काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो विलेजेस होते हैं उनसे माइग्रेट करके सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, और लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड आप कह सकते हो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेसिकली बेहतर होता है। तो इसी के चक्कर में जो उत्तराखंड का एक ये जगह है पावरी गढ़वाल, ये पूरा का पूरा विलेज ही, और ऐसे वहाँ पे बहुत से विलेजेस हैं जो पूरी तरीके से खाली है, वहाँ पे सिर्फ घर है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो ऐसे विलेजेस को घोस्ट विलेज नाम दिया गया है। लेकिन अभी कोविड-19 में जहाँ आप देख सकते हो कि जितने भी अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करने वाले लोग थे, अभी बैक टू द नेटिव प्लेस जा रहे हैं, सभी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो वहाँ पे अभी जो घोस्ट विलेजेस थे वहाँ पर वापस से लोगों का आप कह सकते हो कम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए कि वेस्ट बंगाल में अभी और भी वंदे भारत फ्लाइट्स आने की बात की जा रही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने कहा है वंदे भारत के तहत हमारे जो विदेशों में भारतीय लोग फंसे हुए हैं, जो वहाँ पर लोग स्ट्रैंडेड हैं, उनको भारत लाने की योजना बनाई गई है, ताकि हम उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। फिर हमने देखा था कि ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, जिसके तहत हम समुद्र के रास्तों से जो मालदीव्स है, जो यूएई, हमने वहाँ पर जहाज़ें भेजी थी और वहाँ से लोगों को रिटर्न लाने का
प्रयास किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का द एडिटोरियल क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल आया है जो एयर ट्रैवल अभी चालू किया गया है उसके रिगार्डिंग, ये पहला आर्टिकल आया है, इसको देखने वाले हैं। फिर जस्टिस मोर कंपैशनेट। ठीक है, तो अभी एक नया जस्टिस आया है कर्नाटका, आप कह सकते हो हाई कोर्ट की तरफ से, तो उसके ऊपर क्या बात की गई है उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक डिप्लोमेटिक ओपनिंग की बात की, जिस तरीके से चाइना और अमेरिका के बीच जो गैप्स बढ़ रहे हैं, और WHO कई अभी जो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, तो उसमें क्या डिसीजन ले गए हैं, क्या बातें हुई हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ मनरेगा के बारे में एक बात की गई, किस तरीके से अभी मनरेगा का काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। और यहाँ पर न्यूजीलैंड की जैकिंडा आर्डन है जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की गई है कि किस तरीके से वहाँ पर स्टेप्स लिए गए हैं और कैसे वहाँ पर चीज़ें बैक टू दी नॉर्मल थोड़ी बहुत हो सकी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले इस वाले आर्टिकल से जो एयर ट्रैवल अभी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स 25 मई से चालू करने की बात की गई है। और इससे जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको आप कह सकते हो कि अपने घरों में पहुंचने में आसानी तो होगी, लेकिन जो आप कह सकते हो एयर सर्विसेज है जिनको बहुत बड़ा झटका लग चुका है इस कोविड-19 से, उनको भी थोड़ी राहत मिल सकेगी। क्योंकि देखिए ये वाली जो सेक्टर है, जो एयरलाइंस के सेक्टर है, इसमें क्या होता है, अगर एक भी दिन आपकी फ़्लाइट बंद रही तो वो इनकम आपकी हमेशा के लिए चली गई। और जो आप कह सकते हो जो गुड्स होते हैं, जो गुड्स का आप कह सकते हो सेक्टर है, जिस पे सपोज करिए कि कोई बुक है, आप बुक बेचते हैं। ठीक है, तो ये बुक आज नहीं तो कल तो बिक ही जाएगी, यानी इसका पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सर्विसेज को देखा जाए तो उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि इन सर्विसेज की एक बार, अब सपोज करिए कि 21 मई है, 21 मई को फ्लाइट्स खड़ी हैं पूरी तरीके से और वहाँ पे बुकिंग हो ही नहीं रही है, तो 21 मई तो कभी लौट कर आएगा नहीं, यानी उस दिन की जो इनकम थी वो तो हमेशा के लिए चली गई। तो इस जो सेक्टर है, एयरलाइंस का सेक्टर है, वहाँ पर इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि बुरा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और जो एयरलाइंस का सेक्टर है भारत में वैसे ही काफ़ी, और आप कह सकते हो कि उतना प्रॉफिट कमा नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें थी। जो टिकट की प्राइस है वो मिनिमम रखनी पड़ती है, फिर जो बड़े बड़े आप कह सकते हो जो एयरलाइंस के बिजनेसेस में बड़े बड़े नाम हैं वो काफ़ी डोमिनेट करते हैं, और फिर प्राइस हो गई टिकट की वो लो रखनी पड़ती है। फिर एयर टरबाइन फ्यूल के ऊपर जो स्टेट के वैट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, तो पहले से ही मार्जिन कम रहा करती थी, तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, और देखिए जो रेगुलेशन ऑफ दी एयरफेयर है उसकी भी बात की गई है कि ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सेक्टर में ज़्यादा इंटरफेरेंस उसके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम चल रहा है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए ठीक है कि जो गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही है और इसने जो बेसिक प्राइस 3,500 रुपये और जो अपर कैप आप कह सकते हो जो दिल्ली मुंबई रूट है वहाँ पर अपर कैप 10,000 रुपये लगा रखे हैं इस अनप्रेसिडेंटेड टाइम के लिए, तो ठीक है, इस तरीके की कैपिंग्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन हमेशा से इतना ज़्यादा रेगुलेशन गवर्नमेंट का अगर इसमें रहेगा इस फील्ड में तो ग्रोथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और ये स्टेप लेना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये स्टेप नहीं लेते हैं तो ऐसा हो सकता था कि जो एयरलाइंस है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करने लगते हैं। फिर जिस पर्पज़ के लिए एयरलाइंस चालू किए जा रहे हैं, जो बेसिकली मेन मोटो यही है कि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा ईजी हो सके, तो वो सब आप कह सकते हो फुलफिल नहीं हो सकता था। अब देखिए इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बात की गई है कि किस तरीके से फ्यूचर में कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम करके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है कि किस तरीके से हर एक सेक्टर में सबको इक्वली compete करने का मौका मिले। कोई भी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो किसी की मोनोपोली ना चले, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी या कोई एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि बिजनेसमैन किसी भी फील्ड का आप कह सकते हो वायलेशन ना करें। वहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन रखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल रहता है, तो इसको ही बेसिकली देखने देना चाहिए कि किस तरीके से प्राइसिंग वगैरह वहाँ पर सेट करनी है। इसमें गवर्नमेंट का रोल कम कर देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं चाइना और अमेरिका के बारे में, डिप्लोमेटिक ओपनिंग की यहाँ पर बात की गई। तो डिप्लोमेटिक ओपनिंग की बात की जा रही है कि हमने देखा है किस तरीके से चाइना और अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट में काफ़ी आप कह सकते हो बयानबाजी कर रहे हैं और एक काफ़ी गैप जनरेट हो रहा है। तो इसमें अभी जो आप कह सकते हो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में काफ़ी आप कह सकते हो जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं वो सब मिलकर, तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं वो मिलकर अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में सामने आए और उन्होंने भी जो कह सकते हैं कि एक वैलिड प्रोब की मांग की है, जो चाइना के ऊपर प्रोब करते हैं किस तरीके से ये वायरस फैला है। जैसा कि हमने देखा जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन यूनियन है और यूएसए तो पहले से चाइना के अगेंस्ट में बोलता हुआ आ ही रहा है। ठीक है, तो ये एक मिडल पाथ देखा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ सिर्फ चाइना और यूएसए की लड़ाई देखी जा रही थी, अभी मिडल पाथ ये निकल कर आ रहा है कि एक ग्लोबल कंसेंसस बन सकता है कि
हाँ, एक वैलिड प्रोब ज़रूर निकल कर सामने आना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा रोल बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन क्या है जिसने इसकी शुरुआत की, जिसने इस आप कह सकते हो कि पायलटेड किया है इस मूवमेंट का, कि WHO से मांग की जाए कि आप एक वैलिड प्रोब लेके आइए। फिर इसमें इंडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि इंडिया ने भी एक अच्छा सपोर्ट दिखाया है कि इस डिप्लोमेटिक स्टेप का सपोर्ट किया जाए, ना कि बायलैटरली जैसा कि USA और चाइना सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे। तो ये एक मिडल पाथ निकल कर आया है कि किस तरीके से इस इवेंट को लेकर चला जाए। और यहाँ पर देखिए अभी बात बताई गई कि किस तरीके से अभी इंडिया को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन शिप मिली है, ठीक है। तो वो रोटेटिंग चेयर है वो, ठीक है, रोटेट होती है हर साल। तो अभी इस टाइम वहाँ की चेयरमैनशिप इंडिया को दी गई है। तो वहाँ के अभी चेयरमैन कौन बनेंगे, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन साहब, वो वहाँ के चेयरमैन बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिया के आप कह सकते हो कि एक अचीवमेंट टाइप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूजीलैंड की बात की जा रही है। अब न्यूजीलैंड की बात की गई तो चलिए न्यूजीलैंड देख लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अगर आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो ये हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और कंपेयर करेंगे अगर भारत से, कि भारत के कंपैरिजन में ये कहाँ पर है। तो ये देखिए, अगर हम इसको भारत से कंपेयर करेंगे तो ये देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा देश भारत। और यहाँ से अगर हम इस तरफ जाएंगे, यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर देखिए ये मिलता है न्यूजीलैंड, ठीक है। यहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया से इस तरीके से यहाँ इतने डिस्टेंस पर है, काफ़ी आप कह सकते हो कि साउथ ईस्टर्न की तरफ है काफ़ी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं जकिंडा आर्डन, उनकी काफ़ी तारीफ की जा रही है कि इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि डील करने को लेकर कोरोना वायरस को, ठीक है, कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टेप्स उनके द्वारा लिए गए हैं। काफ़ी आप कह सकते हो, देखिए आर्डन ने अप्रूवल रेटिंग दी है अप टू 60%, ठीक है। जो लॉकडाउन है वहाँ पर काफ़ी जल्दी उन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया गया था। और देखिए और क्या बात बताई जा रही है कि देखिए वहाँ पे जो मेंटल और फिजिकल चीज़ें हैं उनको भी कैसे बैलेंस लेके चलना है, कि किस तरीके से फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे एडवाइजरीज लिए गए थे। और जो मेंटल स्टेट्स हैं लोगों को, उसको भी किस तरीके से बैलेंस बनाकर चलना है, उसके ऊपर भी आप कह सकते हो कि मेजर्स लिए गए थे। तो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आया है न्यूजीलैंड में। वहाँ पर डेथ देखिए कितने कम डेथ बताई जा रही थी, 21 डेथ के आसपास डेथ वहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। तो वहाँ पर एक आप कह सकते हो कि अच्छा तरीका न्यूजीलैंड ने भी लिया है कि किस तरीके से इस कोविड 19 जैसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन से डील करना है, ठीक है। फिर हमने देखा बहुत से कंट्रीज ऐसे अच्छे एग्जांपल सेट कर रहे हैं। हमने ताइवान मॉडल देखा कि किस तरीके से ताइवान को प्रेस किया गया है। फिर वियतनाम मॉडल देखा कि वियतनाम जो कि चाइना के काफ़ी आप कह सकते हो बॉर्डर शेयर करता है, फिर भी उसने चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल में रखा। तो इस तरीके से काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करा है। अब देखिए दूसरा आर्टिकल क्या कह रहा है। ये पहला वाला जो आर्टिकल आया है, ये जजमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जुडिशरी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ठीक है। देखिए बोला गया जस्टिस मोर कंपेंशनेट, ठीक है। यानी जस्टिस में आप कह सकते हो कि इमोशनल एस्पेक्ट से किस तरीके से मतलब सही जस्टिस लेना चाहिए। ये बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट को, और प्रेस किया गया है कर्नाटका की जो हाई कोर्ट है उसको प्रेस किया गया है। क्योंकि हमने देखा अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेप लिया था कि उसने आप कह सकते हो कि इंटरवीन करने से मना कर दिया था जो अभी माइग्रेंट लेबरर की सिचुएशन है उसमें। उसने कहा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जो आप कह सकते हो कर्नाटका की हाई कोर्ट है उसने इंटरवीन किया है। उसने स्टेट गवर्नमेंट से जवाब पूछा है कि किस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहाँ पे फेयर चार्ज कर रही है, और विदाउट फेयर चार्ज किए बिना जो लेबर्स हैं जो पे नहीं कर सकते उनका क्या सिचुएशन होगा। इसके ऊपर उसने आंसर मांगा है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये एक अच्छा आप कह सकते हो कि ये एक जुडिशरी सिस्टम ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ऑथर का कहना है। ना कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया था, वो तो काफ़ी आप कह सकते हो उसको क्रिटिसाइज किया है यहाँ पर ऑथर ने। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं क्या बातें और डिटेल में बताई गई। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है का डिसीजन है, गवर्नमेंट कर्नाटका का, तो उन्होंने कहा है कि नो फंड, नॉट टू फंड द ट्रैवल ऑफ द माइग्रेंट लेबर, ठीक है। यानी कि वो खुद फंड नहीं करेंगे जो माइग्रेंट लेबर जो जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। उन्होंने कहा है कि सेंटर ने हमें कहा था कि जहाँ पर इनकी डेस्टिनेशन है इन माइग्रेंट लेबरर को, उन स्टेट्स को इसके लिए पे करना होगा। अगर वो पे नहीं करेंगे तो कर्नाटका गवर्नमेंट के पास इतने फंड नहीं है कि सभी का वो फंडिंग कर सकें, ठीक है। तो इसके ऊपर कर्नाटका गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से आंसर मांगा है कि क्या इनके पास, अगर ये पे नहीं कर सकेंगे तो क्या इनके पास हक नहीं है ये रिटर्न टू अपने डेस्टिनेशन जा सकें। क्या सरकार यही कहना चाहती है कर्नाटका की। तो इसके ऊपर भी जवाब मांगा गया है। देखिए आर्टिकल 32 की बात की गई है जिसको हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है भारत का। तो इसके तहत
अभी आप कह सकते हो कि इसके तहत अप्रोच किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया गया था इंटरवीन करने से कि जो माइग्रेंट लेबरर के इश्यूज़ हैं, जो वॉकिंग कर रहे हैं, पैदल पैदल घरों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती, इस तरीके से उसका स्टेटमेंट आया था। तो ये आप कह सकते हो कि काफ़ी नॉन सेंसिटिव, आप कह सकते हो कि कमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखने को मिला था। तो उसके अपोजिट यहाँ पर जो कर्नाटका का हाई कोर्ट गवर्नमेंट है, उसने काफ़ी एक अच्छा एग्जांपल सेट किया है। यहाँ पर देखिए, Karnataka government had argued, though unsuccessfully, that the High Court cannot intervene because the Supreme Court, when directly approached Article 32, has refused to intervene। ठीक है, तो कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, उसने अभी क्रिटिसाइज किया है कर्नाटका की हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट कैसे इंटरवीन कर सकती है जब सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपना पॉइंट रख रही है कि जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ही इंटरवीन करने से मना कर दिया है, तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट कैसे इंटरवीन कर सकती है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि थोड़ी लड़ाई सी देखने को मिल रही है यहाँ पर। वो आगे देखियो, यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स की बात बताई गई है, जैसे आर्टिकल 129 है जो, और काफ़ी प्रीवियस एग्जांपल्स दिए गए हैं किस तरीके से जुडिशरी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो आर्टिकल 129 जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है उसकी बात करता है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर्स ना फॉलो करो या डिसरिस्पेक्ट करो, तो उस तरीके की चीज़ों से डील करता है आर्टिकल 129। तो यहाँ जस्टिस CS कर्नन की बात की गई है, जो जिन्होंने काफ़ी आप कह सकते हो कि इश्यूज उठाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या उनके खुद के जो होम स्टेट जो मद्रास था, उनके स्टेट के जो जजेस थे, उनके अगेंस्ट में काफ़ी कुछ उन्होंने कहा था, तो उनके अगेंस्ट भी काफ़ी आप कह सकते हो कि कार्रवाई हुई थी। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिले हैं जुडिशियरी में। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो यहाँ पर सैल्यूट कर रहे हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट है उनका प्रेज कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को अप्रोच बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया किस तरीके से सही चीज़ों में जो सेंसिटिविटी के साथ अप्रोच लेना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं लिया गया है। अब देखिए आगे क्या बात बताई जा रही है। यहाँ पे मनरेगा की बात की गई है कि अभी मनरेगा में हमने देखा कि 40,000 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है मनरेगा में। ठीक है, तो इसको रिव्यू करने को कहा गया है कि ऐसे अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए कि मनरेगा जो पहले से चला आ रहा है, मनरेगा के तहत क्या होता है कि जो भी डिज़ायर्ड हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है, वो 100 डेज़ का वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो 100 डेज़ का इशू ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिकली रूरल एरियाज़ के लिए, जो गांव वाले इलाके हैं वहाँ पर, उन इलाकों के लिए बनाया गया था ये जो आप कह सकते हो कि प्रोविज़न है, मनरेगा का एक्ट है। इसको पहले सिर्फ नरेगा ही कहा जाता था, लेकिन बाद में 2005-2009 के आसपास इसमें MG नरेगा लगा दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली ये आइडिया UPA गवर्नमेंट का था, बाद में इसको कंटिन्यू, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा प्रोविज़न है, ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का, और जो ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट पहुंचाने का। ठीक है, तो देखिए इसमें 15 दिन लग जाते हैं, आपको पहले ही बताना पड़ता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर आ जाता है आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने का। तो अभी देखिए इसमें थोड़ी बहुत खामियां बताई गई हैं कि किस तरीके से इसको और रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें मनरेगा मनरेगा काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो देखिए अभी यहाँ पे बोला गया है कि 18% ऑफ द एनुअल बजटरी एलोकेशन फॉर दी मनरेगा हैज़ बीन स्पेंट ऑन क्लियरिंग पेंडिंग लाइबिलिटीज़। तो जितने बताया जा रहा है कि 2012 के बाद से काफ़ी सिचुएशंस ऐसे देखने को मिली है कि हर साल जो एलोकेशन किया जाता है मनरेगा के लिए, उसमें से 18% तो पिछले साल की जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, यानी जो वेजेस हैं वर्कर्स के, उन सब चीज़ों में 18% तो चले जाते हैं। ठीक है, तो बच गए कितने, बच गए सिर्फ आप कह सकते हो कि 10 ये गए, फिर 8 हो, 72% के आसपास बच जाते हैं। तो उतने ही सिर्फ मिलते हैं स्पेंड करने के लिए। ठीक है, यानी 82% बच जाते हैं स्पेंड करने के लिए, जो अभी करंट करंट फिजिकल ईयर रहेगा उसमें स्पेंड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अभी एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से पहले के अभी 16,000 करोड़ बचे थे, जो 1 लाख करोड़ एलोकेशन किया गया था इसमें आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए। तो इसमें सिर्फ 84,000 करोड़ ही मिल रहे हैं स्पेंड करने के लिए। तो इतना सारा तो पहले के प्रीवियस स्पेंडिंग में ही चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये साइकिल है वो रिपीट होते रहती है। तो इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसको किस तरीके से क्लियर किया जाए, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, वो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि इसको पॉइंट में लीजिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हाउएवर द एलोकेशन विच अमाउंट टू 0.4% ऑफ द GDP। ठीक है, ये एलोकेशन जो होता है 0.4% ऑफ द GDP ही होता है, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक रिकमेंड करता है कि आपको कम से कम 1.7% ऑफ द GDP इन्वेस्ट करना चाहिए इस तरीके के प्रोग्राम्स में, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी एक बढ़िया तरीका है, काफ़ी एक बढ़िया प्रोग्राम है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन है 1.7%, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्पेंड कितना होता है, 0.4%। ठीक है, तो ये भी एक इशू है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है, गिवन द स्केल एंड द डेप्थ ऑफ द करंट क्राइसिस, दिस
एडिशनल एलोकेशन टू विल बी अंडर स्ट्रेस, ठीक है, एज बोथ द नंबर ऑफ द पीपल डिमांडिंग वर्क एंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ द वर्क द डिमांड विल गो अप ड्रामेटिकली। तो यहाँ पर अभी जो कोविड-19 की अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन चल रही है, इसमें सिचुएशन क्या है कि सभी जो सिटीज़ से लोग हैं वो गाँव की तरफ माइग्रेट कर गए हैं, तो अभी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की मांग बढ़ जाएगी और जितने भी ये मनरेगा में एनरोलमेंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिमांड वर्क की बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ की वर्क वो भी बढ़ जाएगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ डेज़ आप लोगों को आप देने पड़ेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काम लेके आने की एक आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी गवर्नमेंट पे बढ़ जाएगी, तो इसको भी देखने वाली बात है। तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि क्या स्टेप्स इंश्योर करने की ज़रूरत है अभी आगे वाले टाइम में, ठीक है। तो पहला क्या है कि मनरेगा में आपको देखना पड़ेगा कि बराबर से सभी लोगों को प्रॉपर वर्क मिल सके इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि इसमें कंडीशंस पहले ये होती थी कि आपको अप्लाई करना पड़ता था बहुत टाइम पहले ही, उसके बाद आपको वर्क मिलता था, लेकिन आपको इस कंडीशन को कट डाउन करना पड़ेगा और अप्लाई करते ही आपको इमीडिएटली वर्क मिल जाना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन ही वैसी चल रही है। अभी देखिए दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जो जॉब कार्ड्स वगैरह हैं, जैसे लोकल बॉडीज मस्ट प्रोएक्टिवली रीच आउट टू रिटर्न एंड क्वारंटाइन माइग्रेंट वर्कर एंड हेल्प दोज इन द नीड टू गेट जॉब कार्ड, ठीक है। जॉब कार्ड वगैरह बनवाना पड़ता है, तो वो सब जो लोकल बॉडीज हैं, जो पंचायत हैं, उनको खुद रीच आउट करना चाहिए और बनवा के दे देना चाहिए। थर्ड बात की गई है कि अभी सैनिटाइजेशन और सेल्फ हाइजीन का कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जब अभी जो ह्यूमंस हैं उनमें एक बिहेवियरल चेंज देखने को ये मिलेगा कि सेल्फ हाइजीन काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सोप वाटर मास्क इन चीज़ों को काफ़ी आप कह सकते हो कि काफ़ी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर ये मनरेगा के प्रोग्राम्स चलेंगे। और जो इनके टूल्स हैं उनको भी शेयर करने से मना करना चाहिए, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इनको सब्सिडाइज रेट पे जो टूल्स है वो खरीदने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और फोर्थ बात ये बताई जा रही है कि जो ग्राम पंचायत है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनका रोल काफ़ी यहाँ पर अहम हो जाता है, क्योंकि वही ग्राउंड लेवल पे वर्क कर सकते हैं। तो उनको एम्पावर करना चाहिए कि वो आगे आकर सभी लोगों को देख सके कि इसको रिक्वायरमेंट है वर्क की, कौन अप्लाई करना चाहता है और उसको सही समय पे वर्क मिल सके। देखिए पांचवी बात बताई जा रही है, बैंक्स की बात बताई जा रही है। देखिए हम बात तो करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने देखा है रूरल इलाकों में इतनी बैंक की डेंसिटीज़ है नहीं, ठीक है। तो उसके ऊपर बात की गई है कि बैंक डेंसिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस वहाँ पे भी खुलने चाहिए, ताकि जो कैश वगैरह की दिक्कत है वो लोगों को देखने ना मिले, ठीक है। देखिए और बैंक इंक्लूजन से फिर डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट का भी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का एक बेनिफिट लोगों को मिल जाता है, ठीक है। फिर एक आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स में उनको हेल्प मिलने लग जाती है, लेकिन अगर वो बैंक में एनरोल ही नहीं रहेंगे, बैंक ब्रांचेस ही नहीं रहेंगी, तो गवर्नमेंट चाह कर भी किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराएगी। तो बैंक भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। अब देखिए सिक्स बात क्या है बताई जा रही है कि देर इज़ नीड टू बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द काइंड ऑफ द वर्क टू बी अंडरटेकन, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके के कामकाज मनरेगा में होंगे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात बताई जा रही है। तो कम्युनिटी एंड दी वर्कर आर दी प्राइमरी बेनिफिशियरी, ठीक है। तो वहाँ पर जो कम्युनिटी है, जो वर्कर्स हैं, वो प्राइमरी बेनिफिशियरी वहाँ पर होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर तरह तरह के और भी प्रोग्राम्स लाने चाहिए और भी वैरायटी ऑफ वहाँ पर वर्क लेके आने की ज़रूरत है। और देखिए और बोला गया है एलोकेटिंग वर्क ऑन डिमांड एंड नॉट हैविंग इनफ फंड टू पे वेजेस ऑन टाइम वाज बाउंड टू कॉज ग्रेट डिस्ट्रेस अमंग द वर्कर, ठीक है। तो जो डिमांड करते थे कि हमें वर्क टाइम पे मिलना चाहिए और उनको टाइम पे वेजेस भी नहीं मिलते थे, ना कि टाइम पे काम मिलता था, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेस का फैक्टर था वर्कर्स के बीच में। तो इसको अभी सॉल्व करिए, इसको रिव्यू करिए। तो बेसिकली ये सब पॉइंट जो यहाँ पर ऑथर है वो कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि इसको फॉलो करने की ज़रूरत है और क्या क्या खामियां हैं जिसको आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में मनरेगा का काफ़ी आप देखेंगे कि कुछ साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है। अब चलिए आइडियाज़ पेज की बात करते हैं, यहाँ पर क्या क्या ओपिनियन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ द माइग्रेंट लेबर की बात की गई है, ठीक है। कि जिस तरीके से अभी माइग्रेंट लेबर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेपरेट मिनिस्ट्री उसके लिए बनानी चाहिए, यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं। देखिए इन दिस क्राइसिस गवर्नमेंट हैव बीन ग्रोपिंग दी ऑन दी माइग्रेंट इशू, दिस मस्ट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट के इश्यूज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट बच रही है इनसे डील करने में, तो इसको चेंज करना चाहिए और इसके लिए एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बना देनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर यूपीए सरकार का भी एग्जांपल दिया गया था कि यूपीए ने अपने टाइम पे जो विदेशों में वर्कर्स काम करते हैं उसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई थी। तो वैसा ही कुछ सिमिलर स्टेप लेकर भारत को भी जो माइग्रेंट वर्कर हैं इनके लिए एक मिनिस्ट्री सेपरेट बना देनी चाहिए, जो स्पेसिफिकली सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काम करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा काम देखने को मिल सके। यहाँ देखिए यूपीए गवर्नमेंट वॉज इनोवेटिव टू क्रिएट मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर, ठीक है।
ओवरसीज इंडियन अफेयर टू गिव प्रॉपर अटेंशन टू द वेरियस इश्यूज फेस बाय द इंडियन एक्सपेट्रिएट, यानी जो बाहर जाके काम करते थे उनके इश्यूज़ को प्रॉपरली हैंडल किया जा सके, उसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई थी। तो उस तरीके के सेम एफर्ट्स आज भी लिए जा सकते हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर की सिचुएशन है उसको आप कह सकते हो कि ज़्यादा अटेंशन मिल सकेगा अगर ऐसी मिनिस्ट्रीज बना दी जाएगी तो। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहे हैं। देखिए रिफॉर्म एंड द फार्मर्स नीड, ठीक है, अभी हमने देखा कि फार्मर्स के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया था, और भी बहुत सारे पैकेजेस लाए गए हैं जिसमें एपीएमसी के रिफॉर्म देखने को मिले हैं। ठीक है, तो फार्मर सेक्टर के लिए भी काफ़ी कुछ बात की जा रही है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए द प्रॉब्लम फार्मर फेसेस आर रूटेड इन स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट की बात की गई है, लोकेशन स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाने की बात की गई है, ठीक है, वेल डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, बेटर फंक्शनिंग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। ठीक है, हमने देखा अभी बात की गई थी कि इस तरीके से एपीएमसीज को हटाया जाए, तो सिर्फ उतना ही काम करने से एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी चेंज होने वाली नहीं है, तो आपको और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज लाने पड़ेंगे और हर एक लोकेशन स्पेसिफिक पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी बोला गया है जो अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो फार्मिंग सेक्टर के लिए एलोकेशन किया गया था, फिर हमने देखा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है उसमें क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है इसमें ये होता था कि जो बायर्स हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता था कि हम एक पर्टिकुलर बायर हैं और हम इस मार्केट से खरीद सकेंगे। ठीक है, और जो फार्मर्स हैं उनको भी पर्टिकुलरली इसी मार्केट में आके लाइसेंस बायर को ही बेच सकते थे वो, तो एक काफ़ी रेस्ट्रिक्शन सा बना हुआ था फार्मर्स के ऊपर, वो बाहर बेच नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलती थी जिसके तहत ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं थे, और जब ऑप्शंस कम रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि फार्मर्स को प्राइस कम मिलेगा, तो ये एक इशू यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उसके अपोजिट ये भी बात बताई जा रही है कि अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं जो एपीएमसीज में नहीं बेचते थे और जो अपने लोकल इलाके में ही जो ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको बेच देते थे सामान। ठीक है, तो एपीएमसी का भी ऐसा नहीं था कि एपीएमसी सही तरीके से फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पर एक्चुअल इशू क्या है, एक्चुअल इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि किस तरीके से मार्केट और फार्म को कनेक्ट किया जाए। ठीक है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए, और जो एपीएमसीज में जो डेफिशिएंसीज थी उसको ओवरकम करना चाहिए। ठीक है, जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी लाइसेंस लेके एपीएमसी से प्रोडक्ट्स लेने पड़ते थे, जबकि वहाँ से आप कह सकते हो कि अच्छा प्राइसिंग फार्मर्स को मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर ये भी एक बात बताई गई है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना देंगे ताकि जो फैक्ट्रीज है वो अच्छे से वहाँ पे चल सकें और उनका जो फार्मर के साथ कांटेक्ट है वो बेटर हो सके, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, लेकिन फार्मर को भी आप कह सकते हो कि बेटर प्राइसिंग मिल सकेगी, तो वो एक फार्मर जो है वो एक बिजनेसमैन की तरह वहाँ पे वर्क कर सकता है। तो वो एक बात बताई गई कि इस एंगल से भी काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मंडीज़ की कमी को भी एक फैक्टर बताया गया है कि ज़्यादा मंडीज़ भी नहीं हुआ करती थी, जो एपीएमसी मंडीज़ हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड हुआ करती थी, इसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो जो लोकल एरिया है वहीं पर अपने सामान बेच दिया करते थे। ठीक है, तो बेसिकली वही बात बताई गई है कि आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए ताकि होलसेल मार्केट को ग्रोथ मिल सके, और इसमें फार्मर्स और जो कंपनीज है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे उनको भी दिखे कि एक अच्छा सेक्टर है तो वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें। और यहाँ पर देखिए बिहार का एग्जांपल दिया गया है कि बिहार ने जो रिपील कर दिया था एपीएमसी एक्ट 2006 का। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो बेसिकली बात की जा रही कि एपीएमसी एक बहुत बड़ा हर्डल है, तो बिहार ने तो 2006 का जो एपीएमसी है उसको हटा दिया था, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव आउटकम क्यों नहीं देखने को मिले, क्योंकि ये उतना बड़ा फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो नॉट नेसेसरली ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर मार्केट, तो ये बात बताई गई है कि वहाँ पे फिर भी जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन उतनी अच्छी सुधरी नहीं, क्योंकि मंडीज़ की कमी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ठीक है, तो जो कह सकते हो आपकी फार्मर और इंडस्ट्री के बीच में कम से कम गैप होना चाहिए, काफ़ी आप कह सकते हो कि इजी होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट इजी हो सके और कम्युनिकेशन इजी हो सके और कोई बीच में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ना हो। ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर ध्यान देने की ऊपर सोचेगी सरकार तो एक बेटर आउटकम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ देखिए मध्य प्रदेश और कर्नाटका की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए we do observe at least some extent the fruit of the competition in the early 2000। ठीक है, when
मध्य प्रदेश ग्रांटेड आईसीसी a लाइसेंस टू सेटअप प्रोक्योरमेंट हब। जब मध्य प्रदेश ने आईटीसी को लाइसेंस दे दिया था कि वो एक प्रोक्योरमेंट हब बना सकेगी, ठीक है, मंडी के आउटसाइड यार्ड में, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरीके से आईटीसी जो एक कंपनी है उसको वहाँ पर सेटअप करने की बात की है। तो इस तरीके से आपको स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या देखने को मिला, फार्मर नॉट ओनली गेन फ्रॉम द प्राइस कॉम्पिटिशन। तो वहाँ पर देखिए प्राइस अच्छे हो गए, क्योंकि जब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बहुत सारी फैक्ट्रीज आएंगी, कंपनीज आएंगी, तो फार्मर्स को अच्छा प्राइसिंग मिल सकेगा। तो और देखिए, और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग है, तो आप कह सकते हो कि जो वेइंग वगैरह वो भी काम भी स्टैंडर्ड से होने लगा, क्विक पेमेंट्स होने लगे एज मंडी अपग्रेडेड इन द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मंडी भी अपग्रेडेड होने लगी। जब वहाँ पे चीज़ें कंपटीशन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियसली क्वालिटी बढ़ने ही लगेगी। अब देखिए आगे क्या बात बताई जा रही है कि आईटीसी का प्रोक्योरमेंट चैलेंज वाज अंडरस्टैंडेबली रिस्ट्रिक्टेड टू सिलेक्ट द कमोडिटीज एंड द क्वालिटीज, ठीक है, सीजन एंड द फॉर्म विद इन देयर ओन कमर्शियल स्ट्रेटजी। तो वो अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर रहे थे। तो इस तरीके से मल्टी बायर और मल्टी कमोडिटी मार्केट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर एक बेसिकली एक अच्छा मार्केट सेटअप होगा फार्मर्स के लिए भी, और ओवरऑल जो फार्मिंग सेक्टर है उसके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा। तो इस तरीके के स्टेप्स लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, ना कि सिर्फ एक स्टेप अभी जो लिया गया है एपीएमसी वाला, सिर्फ उससे काम होने वाला नहीं है। अब देखिए और क्या बात बताई जा रही है कि एसेंशियल इकोनॉमिक एंड आवर फूड सिस्टम रन ऑन बैक ऑफ द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, ट्रेडर, कमीशन एजेंट, प्रोसेसर्स, होलसेलर, रिटेलर, लेबरर। तो इसके ऊपर हमारा जो सिस्टम है वो पूरा इसी के ऊपर काम किया करता था, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन है, जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं, ट्रेडर हैं, कमीशन एजेंट हुआ करते थे, ठीक है, होलसेल, रिटेलर, लेबरर, इन सब के ऊपर काम किया करता था। तो उसको अभी थोड़ा बहुत और रेगुलेशन में लाइए, और ताकि एक बेटर सेक्टर बन सके फार्मिंग वाला सेक्टर, और वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी आ सके, और जो जो भी मिडल मैन है वो कम से कम हो सके। लेकिन जो भी बीच में मिडल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनेंगे तो उसमें और अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। तो बेसिकली ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जो अभी लेबर लॉ की बात की जा रही है कि लेबर लॉज अभी चेंज किए गए हैं बहुत सारे स्टेट्स में। हमने देखा जैसे कि यूपी हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं जो लेबर लॉज है। मतलब कि लेबरों को 8 से 12 घंटे ड्यूटी करने की बात की गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे वर्किंग आवर्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वेजेस के इंक्रीमेंट की कोई बात नहीं की जा रही, क्योंकि अभी कंपनीज़ को अट्रैक्ट करना है। जो कंपनीज़ चाइना छोड़ रही हैं उनको वापस से ये अपने स्टेट्स में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर जो लेबर्स हैं उनकी कोई भी रिव्यू लिए नहीं गई हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई आपने लेबर लॉ को चेंज कर दिया, वहाँ पे लेबर को भी लेबर लॉ, लेबर यूनियन से भी बात करनी चाहिए थी कि किस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब आज के एक्सप्लेन पेज में देखिए क्या आया है। यहाँ पर फ्लाइट एक्सपीरियंस की बात की गई है। जैसा कि हमने देखा है कि अभी फ्लाइट्स चालू करने की बात की जा रही है, तो इसमें अभी बेसिकली वही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पहले एक्सपीरियंस हुआ करता था और अब क्या एक्सपीरियंस होगा। प्री फ्लाइट आपको 2-3 घंटे पहले जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जो भी एसेंशियल्स है, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप है, सैनिटाइज है, मास्क है, इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये प्री फ्लाइट एक्सपीरियंस चेंज होगा आपको। इन फ्लाइट एक्सपीरियंस ये चेंज होने वाला है कि जो मील्स है सर, मील वगैरह यानी खाना वगैरह अंदर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स है, ये सब भी बंद हो जाएंगे। तो इन फ्लाइट एक्सपीरियंस भी चेंज करने को बदलाव देखने को मिल सकता है। जो फ्लाइट के अंदर बैठने के बाद आपके एक्सपीरियंस हुआ करते थे, और जो फ्लाइट से उतरने के बाद जिस तरीके से आपको सामान कलेक्ट करने होते थे, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। जो सामान है वो सब बैचेस में आएंगे, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन कम से कम फैलने का चांस मिले इन्फेक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी फ़्लाइट्स में भी चेंजेस, जो एक्सपीरियंस है उसमें चेंजेस की बात देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए पूरा किस तरीके से पेमेंट, कैसे टिकट के फेयर हैं, उनके बैंड्स है, 6-7 बैंड्स में टिकट के फेयर रखे गए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अभी स्कूल रीओपनिंग की बात की गई। अभी यूरोप है, वहाँ पर स्कूल रीओपन करने की बात की जा रही है। तो उसके बारे में यहाँ बात बताया गया है कि इसके क्या पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सी कंट्रीज है, जैसे डेनमार्क वगैरह हो गए, फ्रांस वगैरह हो गए, यहाँ पर अभी स्कूल रीओपन करने की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए कॉजन की बात यह है कि खतरे की बात यह है कि देखिए स्टडी हेडेड बाय द जर्मन लाइट वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन रोस्टेन फाउंडेड द इन्फेक्टेड चिल्ड्रन हैव प्रायोरिटी प्रीटी मच सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वायरस इन द रेस्पिरेटरी पैसेज। यानी जो बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा इम्यूनिटी पावर तो स्ट्रांग रहती है, लेकिन उनको भी सब खतरा सेम बना हुआ है। तो अगर ज़्यादा क्राउड गैदर होगा तो रिस्क तो है ही। तो ये कॉजन की बात है। लेकिन कॉल फॉर रीओपनिंग के लिए यहाँ पर पॉजिटिव बात ये है कि जो बच्चे हैं वो एक सुपर स्प्रेडर की तरह नहीं काम करते हैं, ठीक है। सुपर स्प्रेडर मतलब कि
एक ही कांटेक्ट में अगर कोई एक पॉजिटिव है, उसके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो बहुत सारे लोगों को स्प्रेड कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसको सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। तो अभी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर स्कूल को रीओपन करने की बात की गई है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों की, आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक, जब घर पे रहते हैं तो उनकी हेल्प के लिए घर पे रहना पड़ रहा है। अगर स्कूल में रहेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकेंगे और वहाँ की इकॉनमी वापस से बैक टू द ट्रैक आ सकती है। तो ये एक विचार वहाँ की गवर्नमेंट वगैरह अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से आगे वहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडियन फार्मर की यील्ड के ऊपर बात की गई कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन फार्मर के यील्ड के ऊपर। तो सीड्स और फर्टिलाइज़र खरीदने में दिक्कत देखने को मिली है फार्मर्स को, और लेबर शॉर्टेज हो गया वहाँ पे। तो हमने देखा है किस तरीके से डायरेक्ट सीडिंग, एक कंसेप्ट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का देखने को मिला है। जो पहले अलग तरीके से राइस को कल्टीवेट किया जाता था, अभी अलग तरीके से राइस को कल्टीवेट करने की बात की गई है। तो इस तरीके से ये सब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, कि बहुत सारे लेबर शॉर्टेज की वजह से हमने अपने तरीके बदल दिए हैं। और यहाँ पर देखिए 10% कुड नॉट हार्वेस्ट देयर क्रॉप इन द पास्ट मंथ, ठीक है, 10% लोग ने तो हार्वेस्ट ही नहीं कर पाए। 60% ऑफ दोज हु डिड हार्वेस्ट रिपोर्टेड यील्ड लॉस, यानी यील्ड लॉस भी देखने को मिला है, प्रोडक्शन की कमी देखने को मिली है। और यहाँ पर देखिए 1 in 4 फार्मर रिपोर्टेड स्टोरिंग देयर क्रॉप एंड इंस्टीड ऑफ सेलिंग, क्योंकि अच्छे प्राइसिंग नहीं मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोग स्टोर कर रहे हैं और उसको अभी बेच नहीं रहे हैं। 12% व स्टिल ट्राइंग टू सेल, 12% लोग बेच भी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं फार्मिंग सेक्टर में। और यहाँ देखिए अभी जो केसेस हैं पूरे वर्ल्ड लेवल में 5 मिलियन क्रॉस हो गए, यानी 50 लाख से ज़्यादा केसेस क्रॉस हो चुके हैं। यूएसए हमेशा की तरह भी लीड कर रहे हैं नंबर ऑफ केसेस में, ठीक है। और यहाँ देखिए वुहान की बात बताई जा रही है, जहाँ से ये केस चालू हुआ था। वहाँ पर 5 साल के लिए किस तरीके से अभी जो डाइटरी चेंजेस लाने की बात की गई, जो वाइल्ड लाइफ कंजम्पशन वहाँ पर होता था उसके ऊपर बैन लगाने की बात की गई थी, तो उसका एक थोड़ा सा कवरेज दिया गया है, ठीक है। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में, इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, शुक्रिया।